बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, एजीएन न्यूज़ की तरफ से आपको बड़ी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, पहले हम ज़रा सीरियस किस्म की डिस्कशंस करते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन चूंकि आज ईद की ट्रांसमिशन में हम अपनी रूटीन से हट के आपके साथ डिस्कशन करेंगे। हमारे वो सारे चेहरे जिनको आप देखते हैं सीरियस डिस्कशन में, आज उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी के खुशगवार पहलू कौन से हैं, उनकी ईदें कैसे गुजरती हैं, और वो अपनी ईदों पे, जैसे हम हर एक का बचपन होता है और बचपन में कोई यादगार ईद भी होती है और कुछ ऐसी ईद भी होती है कि जिसमें मुंह भी फूल जाता है। कभी जानवर की जब कुर्बानी करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो उसकी कुर्बानी के बाद भी ज़रा दुख होता है बचपन में कि इस जानवर की कुर्बानी कर दी। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है उस जानवर के साथ, और हमें होता है भाई इसको तो कुर्बान नहीं करना, लेकिन जब उसकी कुर्बानी होती है, जैसी बात है सुन्नत इब्राहिमी है, उसी पर्पज़ के लिए उस जानवर को लाए होते हैं, तो फिर वो एक दिल में एक खलश सी रहती है और सारा दिन उसी की वजह से मूड ख़राब रहता है। बचपन की ईदें भी जानेंगे कि बचपन की ईदें कैसी गुजरी हैं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन, मैं हमेशा अपनी ईद ट्रांसमिशन में एक मैसेज आप लोगों को दिया करती हूँ कि ईद पे जितने रूठे हैं ना, उनको गले ज़रूर लगाएं। ईद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सुन्नत इब्राहिमी अदा करें, आपने इंसानियत का तकाजा भी पूरा करना है। ईद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप गोश्त काटें और गोश्त बांट दें और अपने फ्रीज़र भर लें। वैसे लाइटर नोट में कह दूं, आजकल तो लाइट का भी बड़ा मसला है, तो जितना फ्रीज़र भरेंगे उतने फिर आपका ख़राब भी होने का ख़तरा है। तो बेहतर है हकदार को उसका हक पहुंचाया जाए, और जो आपके रूठे हुए हैं ना, उनको गले ज़रूर लगाएं। अपनी अना की कुर्बानी भी करें इस ईद पे, अपने जो आपकी नाराज़गियां हैं उसकी कुर्बानी भी करें इस ईद पे, और सबको गले लगाएं, क्योंकि ये खुशियों के त्यौहार होते हैं, और जो खुशियों के त्यौहार होते हैं वो अपनों के साथ ही हमेशा सेलिब्रेट करें तो ज़्यादा खुशी महसूस होती है। जब सारे अपने आसपास होते हैं तो ईद का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। जैसे हमारे बचपन की ईदें होती थी, हम देखते थे बाबा साइड पे भी जितने लोग होते थे, ताया हो गए, ताई हो गई, फूफो लोगों की फैमिली हो गई, खाला लोग हो गए अम्मा साइड से, मामू लोगों की फैमिली हो गई नाना साइड से, तो ये सारे जब इकट्ठे होते थे तो बड़ी एक खूबसूरत रौनक होती थी घर में, पता चलता था ईद का त्यौहार है। और सबसे बढ़कर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं जब बड़े लोग इकट्ठे मिलके बैठते हैं, हंसते हैं, तो बच्चों के लिए एक मैसेज होता है कि आपने भी आगे मिलजुल के साथ चलना है, ना कि आप लोग अपने अपने घरों में, जैसे कि अभी हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ पे महंगाई भी इतनी है, कहाँ पे डिबेट चली जाएगी, लेकिन हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, वक्त नहीं है कि किसी के घर जाया जाए। तो जो मौके, जो इवेंट्स हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलते हैं, उनको कैश ज़रूर करें, अपनों के साथ, अपनों के साथ अपनायत से वो वक्त ज़रूर गुजारें। आज की इस ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है मियाँ सैफुर रहमान साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। वैसे तो ये तज्ज़िये सियासत पे देते हैं, लेकिन आज इनकी नटखट बातें सुनेंगे कि ये इनकी ईदें कैसे गुजरती हैं। मियाँ साहब, आपको वेलकम करते हैं और ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। नज़ीर हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर हैं। है तो साबिक सफ़ीर ज़रा सीरियस मिजाज के हैं, लेकिन आज हम इनकी वो जो एक अंदर का बच्चा होता है ना, हर एक के अंदर होता है, चाहे कोई 70 साल का हो, चाहे कोई 80 का हो, चाहे कोई 20 का हो, चाहे कोई 10 साल का हो, अंदर का बच्चा जानेंगे अपने सारे मेहमानों से कि इनकी ईदें कैसी गुजरती हैं। नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, मेरे राइट साइड पे बैठे हुए हैं डॉक्टर इसरार अहमद। कहने को तो ये हमें ग़िज़ाइयत के बारे में बताते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किसके लिए क्या मुफीद है, क्या नहीं मुफीद, आपको पता चल गया होगा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत सारी खूबियाँ दी होती हैं, तो ये एडिशनल आप समझ लीजिए कि उनको खूबी अल्लाह ताला ने दी है, कि उनकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है। उनके जो गाने हैं वो भी सुनेंगे। ऐसी बात है कि सिंगर हमारे यहाँ पे मौजूद हों और हम उनसे जाने ना, उनके गाने ना सुने, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि बड़ी ईद है, तो बड़ी ईद में ख्वाबों की ईद में मेरे ख्याल में इससे कहा जाता है, लाहौर तो वैसे ख्वाबों का शहर है, और ऊपर से हो जाए बड़ी ईद तो फिर वैसे ही चटपटे पकवान पक रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब से भी जानेंगे कि जो शुगर के या किडनीज के पेशेंट हैं, या जो आम हेल्दी इंसान भी है, उसको गोश्त को किस तरह से एक तवाज़ुन के साथ खाना है, ये भी जानेंगे। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं शेख लियास मजीद साहब, एनालिस्ट हैं, वैसे तो सियासत पे बात करते हैं, लेकिन बड़ी एक जॉली सी पर्सनैलिटी भी हैं। इनसे भी जानेंगे इनकी ईदें कैसे गुजरी हैं, कैसी गुजर रही हैं, ये ईद कैसी गुजर रही है। अब तो खैर माशाल्लाह मेरे सारे मेहमान, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा एज के, लेकिन उम्र के उस हिस्से में कि जहाँ पे अब बच्चे इनसे पूछते हैं कि
हमारी ईद डिमांड करते हैं, जैसे किसी वक्त में छोटे होते हुए ये डिमांड किया करते थे कि हमारे अपने बड़ों से कि ईद ऐसी होनी चाहिए, या ये पकवा लें या ये पका लें। ये भी जानेंगे कि ये सिर्फ खाते हैं या साथ बनवाते भी हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाते हैं नज़ीर हुसैन साहब की तरफ। नज़ीर साहब, पहले तो ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। आज हम मुल्क की सियासत पे बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि ईद कैसी गुजर रही है आपकी? देखें, मैंने शुरू में कहना चाह रहा था कि जियो स्ट्रेटेजिस्ट को आपने ईद के लिए बुलाया है, तो आप कोशिश तो करेंगे वो जो बचपना है वो सामने आ जाए। आप तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। नहीं बच्चे, लेकिन आपके अंदर का बच्चा है ना, उसको आज हमने दुनिया को दिखाना है। अब आप उसको वही कैद रहने दे तो अच्छा है। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये खुशी का मौका भी है, और अल्लाह ताला की इब्राहिम की सुन्नत का भी है, और ये भी साथ है कि हज भी हुआ है। लाखों लोग जो है वो हज करने गए हुए हैं, और हमारी तरफ से सबको मुबारकबाद उनको भी, हज की भी और कि अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे। और हम सब ने भी शायद जरूर कोई उम्रा या हज किए होंगे। तो बाकी बचपन की जो बात आप कर रही हैं, बचपन तकरीबन सबके एक जैसे ही होते हैं मेरे ख्याल में। कोई भी जरा ज्यादा शरारती होगा, कोई जरा कम होगा। ये डिपेंड करता है कि उसके घर का माहौल कैसा था। हम तो जो है वो गांव के रहने वाले हैं, सही पूछे तो। मेरा ताल्लुक सिंध से है, हैदराबाद से, और गांव था, छोटा सा गांव, अपने ही लोग थे सारे, अपने घर वाले थे, और हम अपने फैमिली में बड़े थे। तो मेरे ख्याल में वो जो बचपना था उसके साथ लाड प्यार भी बहुत था। हाँ, चूंकि जो रिश्तेदार थे वो बड़े प्यार किया करते थे, और वही प्यार हमने आज आगे अपनी औलाद को भी दिया और अपने मिलने जुलने वालों को भी दिया। तो ईद फिर मैं कहूँगा कि ये तो एक स्पेशल ओकेजन है, इसको जितनी खुशी से मनाया जाए और अपनों के साथ मनाया जाए, और अगर कोई अपने नहीं भी हैं तो उनको भी अपना बनाया जाए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है, बिल्कुल, क्योंकि और हकदार तक उसका हक पहुंचाया जाए गोश्त की सूरत में, वो हो जाए। बाकी जो कुर्बानी का सिलसिला है वो तो एक फर्ज है उन लोगों के ऊपर जो लोग अफोर्ड कर सकते हों, जो साहिबे उसके काबिल हों, और उनको चाहिए कि वो करें। फिर आपने अपने इंटरव्यू में बड़ा अच्छा कहा कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, ये ना हो कि आपने ही भर लें। तो मेरे ख्याल में और गुफ्तगू आगे होगी। जी, मैं जरूर आप बचपन की, इन्होंने ये बता दिया कि ओवरऑल बताया कि बचपन कैसा था, लेकिन ये बचपन में कैसे था ये मैं आगे जाके जानूंगी कि इनकी बचपन की ईदें कैसे थी। नाज़रीन, पहुंचते हैं मियां सैफुर रहमान साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि जरा इनकी ईदें कैसी गुजरी थी। मियां साहब, वैसे तो आप की पर्सनैलिटी जो है माशाल्लाह, मेरा हर दिन ईद होता है। नहीं, उसकी वजह मैं खुश खुराक हूँ। ये जो बात है मैं ये लाजमी कहूंगी कि सीरियस प्रोग्राम होने की वजह से क्या ना मियां साहब हंसा रहे थे, सीरियस प्रोग्राम, बड़ी सीरियस डिबेट चल रहे थे, कोई ऐसी बात करता है कि हंसी आ जाती है। रोजाना ईद होती है। मियां साहब, पहले तो अब की ईद का बताएं, अब की ईद कैसी, फिर बचपन की। मैं सबसे पहले ये है कि मैं लाहौरी हूँ, तो लाहौर के लोग खाने के खुश खुराक होते हैं। यहाँ हमारे पास एक न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं। मैं किसी वक्त किसी स्टूडेंट का एक वाइवा ले रहा था, तो खातून थी वो बच्ची जो शी वाज, मैंने उसको कहा, मैं कहा किस चीज का आप, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। ठीक है। उन्होंने कहा जी मैंने लाहौर के खानों पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो मैंने कहा बेटे आपका नाम क्या? कहती जी फलां भट्ट। मैं कहा मैं आपको 100 में से 100 मार्क्स देता हूँ। कहती क्यों? मैं कहा लाहौर का हो और भट्ट हो और खुराक का उसे पता तो मैं क्योंकि मैं खुद लाहौरी हूँ तो मैंने 100 नंबर दे दिए। अच्छा, आज का मैं आगाज करूंगा। एक मैंने सोशल मीडिया पे एक लतीफा सा चल रहा है, बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी सिर्फ बकरे की कुर्बानी का नहीं, यानी हम पे फरीदा, बीवी को रेगिस्तान में भी छोड़ जाना जो है वो भी प्राइज में शामिल है। तो मुझे वो अभी तक बड़ा दिलचस्प लगा। पता नहीं मेरी बीवी क्या अमल नहीं करना इस पे, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप होंगे। नाज़रीन, पब्लिक सर्विस मैसेज है। मैं बड़ी माजूद के साथ मियां साहब को टोक के आपको मैसेज कन्वे कर रही हूँ। तो ये बता दें कि आप रेगिस्तान से तो नहीं, ठीक है, अमल नहीं करनी किसी ने। दिल की ख्वाहिश आपने बता दी, भाभी को पता चल गया, लेकिन मुझे रेगिस्तान नहीं मिल रहा।
मियां साहब, नाज़रीन इन्होंने कुछ नहीं कहा और इनकी उम्मीद है कि इनकी वाइफ ने कुछ नहीं सुना। डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ईद मुबारक, और मुझे बताएं कि आपकी मेरी कैसी गुजर रही सब है? लोगों को भी एजीएन की पूरी टीम को बहुत बहुत ईद, और हमारे तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। आज हम ईद पे इनके साथ ईद की खुशियां बांट रहे हैं और ऑब्वियसली बात है नाज़रीन, आप हमारे साथ हैं, तो ये सारे गेस्ट, ये जो हंसी खुशी हम बातें करें, ये आपके लिए है, क्योंकि आप डायरेक्टली हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो इनडायरेक्टली हम आपके साथ मौजूद है। तो सबसे पहले बताएं ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और इस ईद का ये होता है ना कि आईसीयू में बटवा पहले ही लग जाता है, अच्छा कुर्बानी उसमें के लिए ना, वो बिल्कुल बाद ऐसा में ही है। किसी की सूरत में नहीं जाता। मैं बटवे की बात करता हूँ, की बात का जवाब दूं कि जैसे छोड़ना पड़ता है बेगम को, मैं भी ताजमहल बनाना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, अपोजिट हो गया। नाज़रीन, ना इन्होंने कुछ कहा है ना जवाब आपने कुछ सुना जवाब है। मुझे आ गया वैसे, अब आपके ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। क्या बात है। और यकीनन, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰਾ। इन दोनों की फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, इन्होंने अपने ऑन भाई नहीं, मेरा बदला शेख साहब लेंगे आप। रिस्पॉन्सिबल ये दोनों खुद है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अच्छा शेख साहब, अच्छा पाकिस्तान आती हूँ आपके जी बहुत प्यारी हैं, बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत लोग हैं, चारों सूबे बहुत प्यारे। जी जी। मैं बेसिकली पश्तून हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और मेरी ईदें वहां पर भी गुजरी और यहाँ पर भी गुजरी। मगर एक बात जो आपने पूछी कि बटवा, ये अगर हम बचपन की बात कर रहे हैं कि बचपन में पहले कैसे था, पहले ऐसे ही था, मगर बचपन की ईद में जैसे आजकल जैसे है ना ये कि लोग 2 दिन 3 दिन पहले या चांद रात को जानवर परचेज करते हैं, इससे पहले ये लोग 1 माह 1.5 माह पहले ले लिया करते थे, यानी छोटी ईद के फौरन बाद शुरू हो जाती, मोहब्बत की जाती थी, मानूस होते थे घर के लोग, जो आपने अपने में भी बताया जी। कि बच्चे रोया करते थे, हम भी उसमें हाँ, शामिल थे ना, हम भी उसमें शामिल हैं, एग्जैक्टली। वो वाला नहीं है, सिलसिला नहीं है। और बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट जो है, मेरा मकसद है कतन भी किसी का भी खाना बंद नहीं करता मैं सिर्फ तरतीब अच्छी कर देता हूँ। तरतीब की तरफ आऊंगी नाज़रीन, इससे पहले कि आप शुरू में डर जाए, हम तरतीब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब से उनकी ईद का पूछा, शेख साहब से भी ईद का पूछ लें, और इससे पहले कि मैं शेख साहब की तरफ जाऊँ, नाज़रीन जहाँ जहाँ पे हमारी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो जानवर हैं ये भी जानदार हैं, तो इनको मैंने अक्सर देखा ऑफिस आते हुए कि धूप में बांधा हुआ है, इतनी शदीद गर्मी है और धूप में आपने जानवर को बांधा हुआ है जिसकी आप कुर्बानी कर रहे हैं। वैसे आप सुन्नत इब्राहिमी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत भी दिखाइए, या तो उसको किसी शेड के नीचे उसको बांधे, और उसके पास मैंने देखा है कि या तो किसी के पास पानी नहीं है या किसी के पास चारा नहीं है, तो जब जानवर की कुर्बानी आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं, कंसीडर की जाती हैं। जब आप सवाब हासिल करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं कि आपने जानवर को कितना कंफर्ट लेवल दिया था, पानी उसको दिया था या नहीं दिया था। पानी तो वैसे ही देना सवाब का काम है। तो आते हुए मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा कि जानवरों के पास पानी नहीं है। ईद से पहले भी मैंने देखा कि धूप में लोगों ने सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे घर में इतना बड़ा जानवर है या हम इतने जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं, घर से बाहर बांधे होते हैं जानवर। इस चीज़ का प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा उनका भी ख्याल रखें। शेख साहब, इससे पहले कि थोड़ा सा लेक्चर सीरियस हो जाए, मुझे बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, और ईद बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया। और ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। वैसे तो मैं ईद पर के आके सो जाता हूँ। अच्छा। तो छुट्टियां मनाता हूँ ईद के दिनों में। अच्छा। तो डेली शाम को कहीं ना कहीं डिनर होता है, वो हम करते हैं। तो लेकिन आपके प्रोग्राम की वजह से मुझे फिर जल्दी उसके आना पड़ा। ठीक है। तो जैसे इन्होंने बात की ना कि इंसान को रोज सोचना चाहिए हमारी आज भी ईद है, डेली। देखिए, लाइफ को जितना आप बेहतर करेंगे उतनी खूबसूरत बनती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अल्लाह ताला ने जो आपको थिंकिंग पावर दी है वो तो आपके पास में है, उसको अच्छा सोचेंगे वैसे भी अच्छा होगा। ठीक है। तो मैं तो हमेशा वीकेंड में भी ये कहता हूँ, मेरा रोजाना वीकेंड है, तो जरूर अपने हफ्ता इंतजार करना, शाम को रोजाना बैठे गपशप लगाएं, बेहतरीन। तो क्या है, तो इस वाले से। और दूसरी बात, अच्छा, हम तो ये अज्यूम भी नहीं कर सकते हमारा डेली वीकेंड है, हमें डेली आगे प्रोग्राम। मैं खुद कहता हूँ लोगों को कि एवरी डे इज अ हॉलिडे, एवरी डे इज अ वर्किंग। आप जब फारग हो जाए, सोचे मैं वीकेंड है, मेरा क्या है, अपना टाइम है। सही। तो लाइफ तो बड़ी कीमती है। और बाकी रही खानों की बात, तो पेट तो आपका अपना ना, बिल्कुल अपना है, उसका तो ख्याल करें ना। गोश्त भी आपका अपना है जो आपके हिस्से का है, तो आपको क्या फायदा उसका। ज्यादा बात तो ये है कि टेस्ट की। मैं तो उसको कहता हूँ आप आस्ता आस्ता खाओ। एक तो सुन्नत रसूल भी है, और दूसरा आपको मजा आए डिश का।
ये मैं देखता हूँ कई लोग, माफी चाहता हूँ, जानवर की तरह नहीं खाना चाहिए, आखिरी खाना नहीं खाना चाहिए, आराम से खाएं। देखो खाने में जो पॉइंट आप हाईलाइट कर रहे हैं ना, जानवर की तरह नहीं खाना चाहिए, यही सारी चीजें हमने अफ्तारी में भी हमने देखा था। हर अफ्तारी में भी हम जानवर की तरह नहीं देखिए, हाँ हमने हर अफ्तारी में भी देखा है कि लोग रोजा खोलते हैं और एकदम से खाना शुरू कर देते हैं, बैलेंस होके तरीके से है तो मुंह का टेस्ट है ना। अगर आप स्लो खाएंगे तो जो आपने एक प्लेट खानी है 5 मिनट में, अगर उसको 15 मिनट में ले जाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, खाना भी मुनासिब खाया जाएगा। सही, तो ये होना चाहिए, सेहत भी आपकी अच्छी रहे, एंजॉय भी करें, और जिस बेगम ने बनाया आपके लिए इतने प्यार से, उसकी तारीफ लाजमी करें नाज़रीन, नहीं उसकी तारीफ नाज़रीन। वैसे यहाँ पे जो डिस्कशन चल रही है वो कह रहे हैं कि बेगम को रेगिस्तान में छोड़ना है। मैं कतन इसकी जो है ना वो स्पोर्ट में नहीं हूँ, मैं इसकी शदीद मुखालफत करती हूँ, बल्कि एहतिजाजन मुखालफत कर रही हूँ। मैं खातून हूँ ना, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं ये समझा हूँ कि आपकी जो है ना दुश्मनी अरूज पे है, इनकी मोहब्बत अरूज पे। थैंक यू वेरी मच। पहले केपी, वो तो केपी के से हैं और रेगिस्तान से भी आगे की स्टेज है। मोहब्बत अरूज में, आपकी दुश्मनी अरूज पे है। नजीर साहब से जानते हैं। नजीर साहब मुझे चले ये बता दें, जो लाइटर नोट में डिस्कशन चल रही थी, अगर आपको मौका मिले आप बेगम की तारीफ करेंगे या बस ठीक है खाना खा लेंगे? जैसे ऐसी बात है आपके घर में तरह तरह के खाने बने, हर एक के घर में बनते हैं, क्या करते हैं? तारीफ करते हैं नॉर्मली? देखें, अगर कंजूस है इस मामले में। अगर आपने नाश्ते पे तारीफ ना की तो लंच नहीं मिलेगा, अगर लंच की तारीफ नहीं की तो माशाल्लाह डिनर नहीं मिलेगा। तो ये तारीफ करना मेरे ख्याल में सुन्नत का हिस्सा है। ये भी बाइसे मजबूरी करती है, इसका मतलब बाइसे मजबूरी करती है। नहीं ये नहीं, वो बता रहे हैं, अगर मुझसे आप पूछे ना, वो बता रहे हैं कि जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए सुबह दोपहर शाम आपको तारीफ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसमें एक ऐड करूंगा कि शेख साहब ने बात की ना, वो बड़ी उम्दा बात थी कि जब आप एक एक लम्हा आराम से खा के उसका लुत्फ अंदोज होंगे, जब आप कहेंगे ना कि वाह बहुत अच्छा बना, उसमें एक गुडविल सी क्रिएट हो जाएगी। खातूने खाना भी बनाने वाली खुश होगी, आपको उसकी दोहरी लज्जत मिलेगी कि खाने की भी जो आप एंजॉय कर रहे हैं एक लम्हा, दरअसल ये है उसका नफ्सियाती भी है, बामने मजबूरी नहीं, बामने मजबूरी तो फिर वो ऐसी है ना कि मेरे ख्याल में तो जेलर आपको खिला खाना बनाए तो देखिए जरूरी नहीं कि हर एक के हाथ में उस तरह से टेस्ट हो जिस तरह से आप चाहते हैं, लेकिन बनाने वाले ने तो मेहनत की है ना अपनी जगह पे, तो आपको तारीफ करनी चाहिए। नाज़रीन, मैं अकेली खातून यहाँ पे खवातीन को डिफेंड करने के लिए आवाज भी चार मर्द हैं यहाँ पे जो मेरे अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ये तो इसमें मैं एडिशन थोड़ी सी ये करना चाह रहा हूँ कि खाना जब अच्छा ना, वैसे तो अच्छा बना तो तारीफ कर देता हूँ, मगर अच्छा ना बनाओ तो तारीफ करनी चाहिए नहीं, फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि बुरा कह सकूं। खामोशी से अचार का डब्बा जब उठाकर लाऊं ना तो समझ जाती है, समझ जाते हैं अच्छा मुझे ये बताए, उसके बाद जब आप खामोशी से अचार का डब्बा लेके आते हो, जब खाते हैं तो फिर समझ जाती हैं, तो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अचार का डब्बा मारती नहीं आपको? हिम्मत ही नहीं है इस चीज की कहने की। नहीं, मेरा वेरी सॉरी, बड़ा अच्छा है फैमिली में। मैं शेख साहब जी अपनी बात कंप्लीट। अच्छा जी, वो ये है कि जो मेरी मिसेज है ना, वो खाना बनाती है इतने खलूस से कि उसमें वाकई उसमें बहुत ज्यादा टेस्ट आ जाता है। अगर कोई मेहमान आ जाए ना तो मैं अमूमन देखता हूँ कि खवातीनों का रंग उड़ जाता है कि मेहमान आएगा, लेकिन मेरी मिसेज जो है ना, ये खुशी खुशी उनके लिए 2 या 6 डिशें बनाएगी कि मेहमान आए हैं। और वैसे भी इस मामले में हमारी फैमिली इसमें भी मशहूर है कि यहाँ खाना हर डिश का एक अपना टेस्ट होगा। चले नाज़रीन, जहाँ पे मेरे माशाल्लाह एड्रेस ले लीजिएगा। 2 3 मर्द हजरात ये कह रहे हैं कि एक सुन्नत ये भी है कि खातून को रेगिस्तान में छोड़ा है, वहाँ कोई तो तारीफ कर रहा है खाने की। ये डिस्कशन जो हल्की फुल्की है, चिट चैट और नटखट सी बातें, जाहिर सी बात है ईद का मौका है, ख्वाबों की भी बातें होंगी, किसकी क्या फेवरेट डिश है, किसके घर में क्या पकता है, बचपन की ईदें, इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह वो भी डिस्कशन होगी। लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, अब क्या करें, जब ब्रेक का कह दिया जाता है तो ब्रेक लेनी होती है। आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ईद की मीठी मीठी खुशियों के साथ आपके साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं। और नाज़रीन, आपको बताएं कि डॉक्टर साहब से जानते हैं, पहले तो उनके बचपन की ईदें जान लेते हैं, फिर जो जितने लोग हैं
उनके बारे में भी जानेंगे कि किसके लिए क्या क्या डाइट होनी चाहिए, किस तरह से किसको कितना जो है वो हिस्सा खाना है और कितना अपने आप को बचाना है। इस तरफ भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। डॉक्टर साहब से बहुत मुफीद मशवरे लेंगे। पहले जरा जान लें अंदर के बच्चे के बारे में। डॉक्टर साहब जरा बताएं, आपने अपनी बेगम के साथ तो अच्छी खासी मशला बना के रखी, आपने रिस्क नहीं लिया कि उनको सहरा में छोड़ने का, लेकिन मुझे ये बताएं कि बचपन में सबसे कोई यादगार ऐसी ईद जिस पे आपका किसी जानवर के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो और उसको जब उसकी कुर्बानी का दिन आया तो सारा दिन आपका उदास रहा। मेरी तारीख में, ज़िंदगी में तो बड़ी सारी ऐसी ईदें हैं जिसमें मेरे जानवर के साथ बहुत मोहब्बत हो जाती थी, क्योंकि हमारे घर में बहुत पहले आ जाता था जानवर, तो उसकी हम बड़ी खिदमत करते थे, तो एक उनसियत सी रहती थी। तो आप बताएं, आपकी कोई ऐसी ईद गुजरी? एक ईद पर पेशावर ही में था मैं, तो जाहिर है वहां पर ज्यादातर लोग बड़ा जानवर करते हैं, जिसको वहां हम अपनी जुबान में दान बोलते हैं, अगर यहाँ पर तो हम वेड़ा भी बोलते हैं। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ उसके अलकाब हैं। तो वो काफी देर से हमारे साथ था, यानी छोटी ईद के बाद से लिया हुआ था। तो उसको जब काटा था तो उस पर बड़ा रंज भी हुआ और बहुत रोए भी, दुख भी हुआ कि और कह भी रहे होते हैं पेरेंट्स को कि इसको ना कुर्बान करें, गोश्त खाने को कोई तैयार नहीं था घर में ना उसका कोई और अगर किसी के घर से आया तो वो खा रहे थे, मगर उसका गोश्त नहीं खा रहे थे। उसका गोश्त भी नहीं खाया कि ये तो मेरा ही वाला है, इसको मैं इससे बहुत मोहब्बत हुई, मुझे अभी भी फील हो रहा है अपनी आंखों में। तो ये चीजें ऐसी हैं, ऐसा होता है, ऐसा जानवरों के साथ प्यार हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल। शेख साहब आप बताएं बचपन की, तो मैं अभी वाले शेख साहब को जरा साइड पे रख देना, मुझे अंदर वाला बच्चा है वो वाला बताएं। ईद कोई ऐसी जिसपे आपको जानवर से बहुत मोहब्बत हो गई हो और आप कुर्बान नहीं करना चाह रहे और आप पेरेंट्स से कह रहे हैं कि इसको ना कुर्बान करें, ऑल्टरनेट में कुछ ले आते हैं। आपने मुझे बिल्कुल पीछे ले गई हैं बचपन में। तो मुझे वैसे ही जब मिडिल क्लास में थे, छोटे छोटे थे, तो जैसे रिवाज था एक हफ्ता पहले जानवरों को ले आना, फिर एक हफ्ता हमने बड़े शौक से उसको पानी पिलाना, उसके खाने का ख्याल रखना, खाने का, उसको नहलाना धुलाना सारा, और ये हकीकतन। हाँ। और उसको गलियों में घुमाना, गुजारना। अब वो ईद के होते 3 दिन, पहला, दूसरा, तीसरा दिन। ठीक। तो मेरी देर होती थी कि पहले दिन इसको ना हलाल करे, तो मैं उसको गले लगा के बैठ जाता था, मैं इसको नहीं देना, ये की अच्छा कि पहले दिन ना करे, अच्छा दूसरे दिन खा ले, एक दिन मुझे और मिल जाए। तो ये मुझे कह ले कि मैं बात हुआ ना बचपन में याद है, याद है, मैं रोना शुरू कर देता था। आपकी उम्र क्या थी, मतलब कौन सी ईद थी ये वाली? 8-9 साल 10 साल ज्यादातर यही एज होती है जिसमें। तो बड़ी मुश्किल से ना उठा के मुझसे पकड़ के मुझे बकरा लेके जाते थे कसाई के पास। ये बचपन इस तरह था। तो अभी ईद के ऊपर मेरा होता, अगले दिन मैं वालिदैन के कब्रिस्तान जाना होता है, फिर मैं जहाँ पैदा हुआ उस गली में जाता हूँ। अच्छा। उस गली में वो गलियां, दरवाजे, वो उनकी मोहब्बत की खुशबू, और उसको मैं बड़े अच्छे तरीके से 1.5 घंटा एंजॉय करता हूँ। तो बाद दफा वो देखते देखते मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। बचपन यहाँ पे गुजरा हो, वो लम्हात नहीं, वो जगह नहीं भूलती। जो हमारे बचपन में बुजुर्ग थे उनमें जिंदा कोई भी नहीं होता। सही। तो ये उस हवाले से मैं फिर गली को, फिर उसमें कोई पुराना अगर बंदा मिल गया उसके घर जाऊंगा, उसके साथ चाय पीऊंगा, गपशप लगाऊंगा, अपना बचपन याद करूंगा। मुझे इसमें बहुत मजा आता है। ठीक, यानी कि आपकी बचपन की ईदें हैं। नजीर साहब आप बताएं जरा मुझे, बचपन की कोई ऐसी ईद जिसको आज भी अगर आप याद करें तो आंखों में नमी आती है कि हाँ उस जानवर के साथ बहुत ज्यादा उनसियत हो गई थी, बहुत मोहब्बत हो गई थी, बड़े प्यार से मैंने उसको कुर्बानी के लिए तैयार किया था, कोई ऐसी ईद? जी, वैसे एक बात तो यह है कि बचपन सबका तकरीबन एक जैसा ही होता है जी। और जिस एज ग्रुप में हम हैं अब और जब हम बच्चे थे, मेरे ख्याल में उस वक्त का और आज में बहुत फर्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे अपने जो मुझे याद है, चूंकि हमारा गांव से ताल्लुक था, तो वहाँ जानवरों को देखना कोई नई बात नहीं थी। अच्छा। बड़ा फर्क है शहर के और गांव के माहौल के अंदर। लेकिन कुर्बानी के कॉन्टेक्स्ट में चूंकि जानवर भी स्पेशल होता था और खासकर बकरा होता था। ये जो गाय की कुर्बानी है, ये तो मेरे ख्याल में पिछले 25-30 साल से कॉमन हुई है। हमारे बचपन में हमने तो हमेशा बकरे को देखा, दुम्बा होता था, बकरा होता था, छतरा, छतरा बकरा, ज्यादातर बकरा होता था। सही। अच्छा, और वो फिर अपने घर में ही पालते थे उसको,
है, छोटा सा दरमियान अच्छा, सा ये भी होता था, छोटा सा ले लेना, उसको पाल के जवान तो करना। कम से कम 6 महीने तो पहले अपने घर का ही होता था कि इसकी कुर्बानी होगी, तो लिहाजा 6 महीने से उसके साथ रिलेशनशिप बन जाता था वो, ठीक है। तो मुझे याद है हमारे दादा और दादी का कॉन्टेक्स्ट में, तो और वो देखा करते थे कि देखें इनकी कुर्बानी होनी है, और ये जो बच्चा है ना, ये इसको ओनरशिप ले रहा है इसकी, ग्रेजुअली उसको चारा देना, उसको पानी देना, और चूंकि एक जहन में था कि कुर्बानी होनी है इसकी, लेकिन ये नहीं इल्म था कि कुर्बानी का मतलब क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्टली, कि ये हमसे जुदा हो जाएगा। कुर्बानी होनी है, लेकिन ये नहीं था कि ये जुदा हो जाएगा हमसे। अच्छा। वो जो जुदाई है ना, वो भी एक बड़ा एस्पेक्ट है। आपको ये नहीं था पता कि कुर्बानी में उसको अल्लाह अकबर करना है, जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कुर्बानी एग्जैक्टली, वो कहते हैं जी अल्लाह अकबर करना है आपने, तो ये नहीं आपको पता होता था कि इसको जिबा करना है। बात जुदाई की है कि वो जानवर 6 महीने आपके पास है, जिबा का पता था, ये नहीं पता था कि वो चला ये तो चूंकि गांव में आम सी बात होती है कि चीजें होती रहती हैं जिबा का, लेकिन जिबा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता था। कुर्बानी होनी है, जानवर की कुर्बानी हो रही है, इसकी कुर्बानी कर रहे हैं, यू नो, वो प्रोसेस की बात होती थी। अब हम ज्यादा फिलोसॉफिकल होते जा रहे हैं। असल बात ये है कि बचपन जो था वो ऐसा था कि उससे मोहब्बत हो जाती थी, सीधी सी बात है। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, और मेरे भाई और बहन है, उनकी भी ये हालत है। और जब हमने अपने बच्चों को देखा, तो मेरी बेटी आजकल तो वो अमेरिका में है, वो हमसे भी ज्यादा थी। अच्छा। उसकी वजह कि उस वक्त हम शहर आ चुके थे, लेकिन बात फिर वही थी कि उनको मोहब्बत हो जाती थी जानवरों से। सब लोगों के पास टाइम था जानवरों को देने के लिए, अब लोगों के पास टाइम ही नहीं है जानवरों को देने। इसीलिए तो ईद चांद रात को लाते हैं, 2 दिन पहले लाते हैं, टाइम नहीं है। मियां साहब, आप मुझे बताइए, एक तो खैर बच्चा तो आपके अंदर का आज भी नजर आता है। हाँ, बच्चा भी है। बचपन की ईद बताएं। बच्चा बात याद करा दिया अपनी अच्छी गुफ्तगू से। कोई एक ऐसी ईद जो आपको आज भी याद है, कोई एक ऐसी? मुझे याद है, बहुत सी अच्छी ईदें गुजरी हैं, और अल्लाह के उनमें से कोई एक बेहतरीन से कोई मैं आ जाता हूँ उस तरफ। हम तो, मुझे याद है कि लाहौर के शहर के अंदर खास तौर पे ये था कि ग्रेजिंग के लिए हम उन्हें ले जाते थे। अच्छा। करीबी पार्क होते थे, शेख साहब को याद होगा, क्योंकि लाहौर के लोगों को यहाँ बहुत बड़ी फैसिलिटी थी, जगह जगह पार्क और बाग वगैरह। अच्छा। और इस तरह की ममानत भी नहीं थी जिस तरह हमारे यहाँ आजकल ममानत है ना, कि आप ओपनली ले जा नहीं सकते। तो बकरा खरीदना 3, 4, 5, 6 महीने पहले, फिर हम उनके नाम रखते थे। जहां तक मुझे याद है, एक बकरे का नाम हमने मंगू के पता नहीं कुछ रखा, उससे बड़ी मोहब्बत हो गई। छोटे छोटे थे, जरा शेख साहब बता रहे हैं 8-9 साल के, नाम याद भी हो फिर उनको हमने बनाओ संगारना, नहलाना, मेहंदी लगानी, और मेहंदी तक लगानी, हत्ता कि हम हजरत अली हजवेरी के मज़ार पे। आपकी तो इतनी उम्र नहीं लगती हजरत आप हमारी रियल में दाखिल होने की कोशिश ना करें। और फिर हमें याद पड़ता है, हम करते हैं ना, जो पहले बकरे की कुर्बानी थी वो हमसे छुपा के की गई एक दिन, यानी बाद में हमें पता चला कि, क्योंकि हम इतने ज्यादा वाबस्ता हो गए कि रोने लग पड़े जब हमें पता चला ना कि चाकू छुरियां लेके वो आए हैं। तो नाम भी हमने उसका मंगू रखा था। फिर हजरत अली हजवेरी के मज़ार पे बकरा था, हजरत अली हजवेरी के मज़ार पे लेके गए सलाम करने। लेकिन इस हद तक हमें वाकई, जैसे शेख साहब बता रहे ना, 8-9-10 साल की उम्र में, ये नहीं था कि अभी ये कल जिबा हो जाएगा, यानी कुर्बानी का पता था, लेकिन पहली कुर्बानी था भी समझे। और 2-3-4 दिन तो बाकायदा एक अफसुर्दगी का समा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जाहिर है वो हमें समझ आती गई। लेकिन एक कल्चर था, मैं कहता हूँ लाहौर के अंदर तो खास तौर पे ना, जगह जगह आपको सजे हुए संवरे हुए बकरे दिखाई दे रहे हैं। कईयों ने घंटियां बांधी हुई हैं, कईयों ने गुब्बारे बांधे हुए हैं। नहीं थे ना जो जानवर भी लाने। और जो आप बचपन की बात करती है ना, बचपन की मासूमियत जो है ना, जैसे मेरा भाई अभी कह रहे हैं कि बच्चे एक ही जैसे होते हैं, उसमें कदूरत कोई नहीं होती। यानी कोई कदूरत नहीं, कोई इकोनॉमी के इश्यूज नहीं, कोई मसाइल नहीं, माँ बाप भी सिंपल, औलाद भी सिंपल, दोस्त अहबाब भी, किसी के दिल में कुछ चीजें बचपन से चलती आ रही हैं, वो आज भी हैं कि जानवर को एक तो सजाना संवारना, दूसरा उसको मेहंदी वगैरह लगाना, और तीसरा उसको एक खास किस्म का जेवर जो बुनियादी तौर पे आप अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कुर्बानी आप गोश्त की नहीं दे रहे होते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने प्यार की कुर्बानी दी ना, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए अल्लाह के हुक्म पे तैयार हो गए। इस प्यार के साथ साथ नाज़रीन अपनी अना की कुर्बानी भी दे दें। क्या ये खूबसूरत हो कि आप जो आपके साथ रूठे हुए हैं वजह इस बात की कि मैं क्यों पहले जाऊं, मैं क्यों पहल करूं, बेहतर हो कि आप पहल कर लें,
पहल कर लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, उठे हुए को गले से लगा ले, यही मौके होते हैं। जिंदगी तो आजकल वैसे भी बड़ी छोटी है, जिसका कोई पता नहीं है आपका कब आखिरी दिन हो, मेरा कब आखिरी दिन हो, लेकिन दिल में ना एक रंजिश नहीं रहनी चाहिए। जाने वालों का तो चला जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी मैंने बहुत से लोगों को देखा कि गिल्ट रहता है, काश हम टाइम पे मिल लेते, काश हम पिछली ईद पे चले जाते, खुद को मनाया भी था लेकिन नहीं जा सके, काम आ गए। अपनी प्रायोरिटीज देखें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, किसके साथ मिलना है, किसके साथ, बल्कि नहीं मिलने वाला तो ऑप्शन ही नहीं है ना, हर एक के साथ मिले। वैसे भी जिंदगी में अपनी जिंदगी को प्रायोरिटाइज करें कि किसके साथ आपने कैसे बिहेव करना है, लेकिन किसी के साथ बुरा सलूक ना करें। जिंदगी में ऑलरेडी बड़ी टेंशन्स हैं, जितना दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, मदद जरूरी नहीं कि आप पैसे की सूरत में करें, किसी के साथ अच्छे सलूक करना भी मदद है, किसी की बात सुन लेना भी उसकी मदद है, किसी का दुख उसके साथ बांट लेना भी मदद है। हमें ये भी करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में आजकल ये भी खत्म होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि बचपन की ईदों की तो बात कर लिया, आप पेशावर का और उस इलाके की बात कर रहे थे, क्या डिफरेंस है वहाँ की और यहाँ की ईद में? डिफरेंस तो कुछ नहीं है, कुर्बानी तो मतलब स्टाइल कोई ईद मनाने का वहाँ का और पंजाब का सिर्फ जानवर का है। वहां पर ज्यादा दुम्बा करते हैं, बकरा यहाँ पर वेरी कॉमन है, जैसे पंजाब अच्छा, में ठीक है, वहां पर दुम्बा है, वहां पर बकरा आपको मिलता ही नहीं है। हर एक के पास दुम्बा होगा या छतरा होगा या यही बड़ा बैल जो है जिसको ये वाला होगा। और बाकी कुकिंग, वहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं, आप सभी लोग, और दुम्बे की चर्बी में पके हुए, और वो उस फैट में ही बनाते हैं, उसका टेस्ट भी उसी में, टेस्ट ही बहुत मजे। और जैसे पंजाब में मसाले बहुत ज्यादा डालते हैं, तो वहाँ कम डालते हैं, वहाँ बहुत कम नमक होता है, या ग्रीन मिर्च, नमकीन गोश्त बड़ा मशहूर, नमकीन गोश्त वहाँ का रोश बहुत मशहूर है, तो वो एहतमाम किया जाता है उस दिन ना। अच्छा, आपकी इजाजत है इनसे मैं पूछ रही हूँ कि बर्रे भी वहाँ जो गोश्त है वो आपने सुना होगा, वो क्या चीज है? वो बर्रा जो है वो तो पान है, वहाँ का मशहूर है पान। अच्छा, नहीं, एक बर्रे से मुराद है कि एक बच्चा अभी नौजायदा माँ के पेट में होता है बकरे का, वो भी बिकता है वहाँ। मैंने पेशावर में खाया। वो तो ज्यादती है, अगर नहीं है, उसकी है ज्यादती है, लेकिन खाने के बाद हमें किसी ने बताया ज्यादा नहीं जी, वो ऐसी ये मैंने कहा उस पर रिसर्च गलत है, बट इस पे ऐसा है कोई अफगानिस्तान या कुछ शायद जो अरेबियन मिडिल ईस्ट है कंट्रीज में है, वहाँ है ऐसा। हाँ, वो अच्छा। वहाँ पर तो वो एक गेम है, एक स्पोर्ट्स है वो। अच्छा, वो तो तो और चीज होगी जी, क्योंकि मेरे पास इवन देन जिसको हम कराकुल की टोपी भी बोलते हैं, उस बेबी की बात। ठीक है, अच्छा, ठीक हो वो चीज है। ठीक है, शेख साहब मुझे ये बताएं, ईदों की बात हमने कर ली है, ख्वाबों की बात की तरफ भी आ जाते हैं। सिर्फ खाना पसंद है या कभी हाथ भी बटाया किचन में? आप हमेशा, आपने अभी कहा ना कि बेगम के खानों की बड़ी तारीफ करता हूँ, तो जब बहुत ज्यादा गेस्ट आते हैं तो फिर बर्डन भी आता है बेगम पे। बेगम माशाल्लाह आपकी बड़ी सब्र वाली है कि बड़ी हिम्मत से बनाती है, लेकिन आपने अपने हिस्से का क्या? नहीं, मैंने क्योंकि कारोबार में इतना बिजी होता हूँ, बिजनेस ईद वाले दिन तो नहीं, मुझे एक्चुअली 2-3 चीजें जब मिसिंग ना हो ना तो बनानी आती हैं। 2-3 चीजों में क्या क्या है हमें भी पता चले, जब शेख साहब की तरफ कभी जाना पड़े तो हमें पता चले क्या क्या है। कर लेता हूँ। नहीं, अगली ऑप्शन पे ये सब बड़े मेहमान हुआ, अगली ऑप्शन पे है, दूध गर्म कर लेता हूँ, जो सही बात है। अच्छा, या कोई पोटैटो वगैरह बॉयल यानी कि शेख साहब आपको घरदारी नहीं आती? नहीं आती, ये चीजें कम है। आप बेसिक किस्म का नाश्ता कर लेते हो। मेरे से 2 हाथ आगे। शेख साहब सिर्फ नाश्ता नहीं करना, लंच भी करना, डिनर भी करना। ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा मैं बना के डिनर और लंच भी है शेख, यानी कि आपको कुकिंग नहीं आती, आपकी बेगम के सर पे सारी जिम्मेदारी है। वो तो बात सही है ना, लेकिन ये कि कुछ थोड़ा सा अगर कोई ना हो तो मैं गुजारा कर सकता हूँ। अपने आप को देख लेते हैं। नजीर साहब जरा बताएं ना, जरा सफारतकारी तो आपने बड़ी बेहतरीन की। नहीं, आज सफारतकारी को तो छोड़ो, मुझे सिर्फ ये आज सफारतकारी पे गाल हो जाए। किचन में भी तो सफारतकारी होती है ना, वो आप अपने घर के सफीर होते हैं किचन में, या आपकी बेगम कह लीजिए कि सफीर होती हैं उस घर की, उनके साथ मामलात कैसे रहते हैं? मतलब आप जाके कुछ बनाते हैं, हाथ बटाते हैं कोई, क्योंकि इस ईद पे तो ज्यादा मसाले काटने होते हैं तो वो काट के देते हैं, या आप बस कहते हैं तारीफों पे आपने रखा हुआ बहुत अच्छा बन रहा है और मैं खाना है, तारीफ मसाले काटते हैं कि लगाते हैं? तारीफ का कभी बनाया भी है, बनाया भी है। बड़ी सिंपल सी बात है जी, वो मैं रहा हूँ बचपन के बाद हॉस्टल में। अच्छा, और उसके बाद हम आ गए फॉरेन सर्विस में। मैं आपको जो कहानी सुनाना चाहता हूँ वो ये है, मैं और मेरी बेटी हम दोनों थे हॉलैंड में। ठीक है। और उनकी माँ लाहौर में थी, कोई फैमिली की वजह से
कुछ काम थे यहाँ पर। जी जी। मैं और मेरी बेटी हम दोनों मिलके कुक किया करते थे। अच्छा। अब ओवन के अंदर जो भी कुछ रखा आपने रख दिया, और डैडी अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, उसका नाम राबिया, वो अपने कंप्यूटर पे बैठी है। जब कमरे में धुआं भर गया फिर समझ आई कि ये क्या हो गया। इससे आप बाहर निकालना भी था, इससे आप रेडी हो गया, इससे आप अंदाजा लगा लें। हाँ, इससे आप अंदाजा लगा लें कि मुझे कुक कितने का आता होगा। ठीक है, ऐसे मैं प्रिटेंड करूं कि मुझे आती है या नहीं आती, कभी मौका नहीं मिला। उसकी असल वजह यह है, मौका मिला तो जल गया। मैं बताता हूँ उसकी वजह यह है कि माय वाइफ इज वेरी गुड कुक। ये नहीं कि हम टीवी पे बैठे हैं, शी इज रियली गुड, और उसकी भी कोशिश होती है कि मैं ही बनाऊंगी। और छोटी सी फैमिली है हमारी, तो ईद पे भी वही बनाती है। अच्छा, इसके एक रीजन भी है नाज़िन, ये तो चले मर्द वाला साइड है ना, दूसरा एंगल है खवातीन वाला एंगल भी मैं बता देती हूँ। खवातीन को होता है कि मर्द जब किचन में जाते हैं, बनाना बनूना इनको आता कुछ नहीं है, और जब ये जाते हैं तो इतना गंद फैलाते हैं और ऊपर से खाना अलग से खराब करके आते हैं। तो वो कहती है कि जो बाद में जाके गंद भी समेटना है और किचन भी समेटना है और उस खाने को बेहतर भी करना है, तो डबल ट्रिपल मुशक्कत से बेहतर है हम खुद ही जाके बना ले। खवातीन का एक्चुअल हकीकत ये होती है, जो खवातीन कहते हैं नहीं आप रेस्ट करें, हम बना लेते हैं। एग्जैक्टली। मियां साहब आप बताएं। मैं सोया कंजवी बना दे और कुछ आजकल वो भी बड़ी कामयाब है। आजकल बड़ी जरूरी है खाने के बाद। अच्छा, जरूरी के साथ कंजवी बनाना आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं, अंडा छील सकता हूँ। बाकी बहुत सारा जैसे पेंट्री का तस्वर होता है ना, मैं तो उस बेसन पे खड़ा हो गया ना, एक दो कोई फल खा लिया काट के मौके पे, कोई सारा यानी किचन का सारे मर्द आज मेरे किचन का इस्तेमाल जो वो इस हद तक है, और वाकई गंद पाने में माशाल्लाह वो तो और मर्द इसमें बिल्कुल लाओबाली होता है, ये बड़ी हकीकत की बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं आपको साइड बिजनेस का मशवरा दे रही हूँ। ये जो स्कंजबीन है, गर्मी है, साइड मैं रेडी ला लेना। एक बात हमने तो बता दिया, आप भी बताएं। बड़ी अच्छी कुकिंग आती है, आप भी ताकि आपके मियाँ फिर आप ताकि समझ आए आपकी एक्सप्लेनेशन ले। नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो खवातीन है जो स्क्रीन पे आती है वो कुकिंग नहीं करती हैं या उनको कुकिंग नहीं आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का खाना बनाना आता है और मैं बनाती भी हूँ, और मैं डेली अपने घर में कुकिंग में ही करती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है। मुझे जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी अलग है, लेकिन आपके घर की जो जिम्मेदारी है वो आपने निभानी है। तो वो जिम्मेदारी सारी जिम्मेदारियां साथ हैं। तो मुझे कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह आती है। 3 मर्दों ने अपना बता दिया कि उनको कुकिंग नहीं आती है, चौथे की तरफ जाते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये एजाज मुझे हासिल है। बेशक मैं खतून हूँ कि मुझे कुकिंग आती है। डॉक्टर साहब, कुकिंग आती है? कतन भी नहीं। मेरी मिसेज की ये सही उम्मीद भी गई। मेरी मिसेज की ख्वाहिश है कि सीख लें, कि कभी मैं किचन में जाऊं, कभी अब जाते भी नहीं है, कभी भी नहीं गया। बड़ी कई दफा ऐसा हुआ कि कई यानी मैके गई हैं तो खाना बना भी गई हैं, क्योंकि खाना वही बनाती हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा बनाती हैं माशाल्लाह। तो अगर वो रख भी गई हैं फ्रिज में, अगर वो 2 दिन नहीं है तो मैं वो ओवन में लगाकर गर्म करके भी नहीं खाता। इतना मुझे ओवन भी नहीं चलाने आता तो उसका टेम्परेचर कैसे लगा। डॉक्टर पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं? पेशेंट्स को भी ओवन में डाल लेते हैं। अगर मुझे अगर कुछ खाना यही पे इसी बात के साथ एक ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर से वापस आते हैं तो पूछते हैं मेरी हंसी नहीं आप रुक रही, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कहीं पेशेंट्स को तो ओवन में लगा के नहीं भूल जाते हैं, जैसे कि नजीर साहब भी ओवन में लगा के खाना भूल गए थे। ब्रेक से वापस आते हैं तो जितने पेशेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करते हैं, खाने किस तरह से खाने हैं और किस तरह से बैलेंस रखना है इस ईद पे, ख्वाबों की ईद पे अपनी हेल्थ को। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।